Yes, hello students. We are going to discuss a few doubts of the chemical kinetics. Yes, first question is for an elementary process. Elementary means जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही उसका ऑर्डर मतलब पावर वगैरह वो सब कांस्टेंट रहेगी, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा. ठीक है. K1 और K2 ये रिवर्सिबल की फॉर्म में दिया हुआ है. हम रिवर्सिबल इक्वेशन भी पहले लिख चुके हैं. द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए बताना है. ठीक है. चलिए तो हम इस इक्वेशन में लिख लेते हैं. सॉल्यूशन करना है तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, उससे डिसअपेरेंस आ जाएगा. इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा? -1/2 dA/dt. ये तो हुआ किसके अकॉर्डिंग? हम जो इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं. अब हम लिखते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग. तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये K1 क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा है, ए कंसंट्रेशन पावर 2 क्यों? क्योंकि स्टोकोमेट्री 2 है, माइनस K2 कंसंट्रेशन पावर B1 क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है. आपको लिखवाया हुआ है जब इक्विलिब्रियम होता है तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड. ठीक. अब हमें ये नहीं बताना है, हमारा आंसर ये नहीं है, हमें बताना रेट ऑफ डिसअपेरेंस. रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस मीन्स हमें केवल इतना बताना है, इसका आंसर बताना है. ठीक है. देयरफॉर रेट ऑफ डिसअपेरेंस, नेगेटिव साइन तो रहेगा ही क्योंकि वो तो रेट डिसअपेरेंस के लिए होता है, इक्वल टू, अब ये 2 राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2K1 ए रेज टू पावर और 2K2B, ये इसका आंसर होगा. ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है उसने रेट कांस्टेंट भी नहीं पूछा, उसने पूछा रेट ऑफ डिसअपेरेंस. तो रेट ऑफ यानी कि हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, डायरेक्ट डिसअपेरेंस को सॉल्व नहीं करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे. ठीक है. क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है और रेट ऑफ रिएक्शन से इजीली आप क्योंकि आपको बताया था जब ये स्टोक्योमेट्री के साथ होता है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और विदाउट स्टोक्योमेट्री अगर हम बात करते हैं तो ये रेट ऑफ डिसअपेरेंस होता है. नेगेटिव साइन अपेरेंस को, डिसअपेरेंस को शो करता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन. द रेट कांस्टेंट K1 किसी रिएक्शन का, K1 K2 फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शन लिखा हुआ है. 2 डिफरेंट रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट K1 K2 हैं और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू है 10⁻16 e एक्सपोनेंट -2000 e एक्सपोनेंट पावर -2000/t एंड 10⁻15 एक्सपोनेंट पावर -1000/t रेस्पेक्टिवली. दोनों की K1 K2 की वैल्यू गिवन है. द टेम्परेचर एट विच K1 = K2, कब K1 = K2 होगा. ठीक है. तो इसे मैथमेटिकल है, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, K1 K2 की टर्म्स में लिख लेते हैं. K1 = क्या होगा? ये है 10⁻16 एक्सपोनेंट -2000/t और K2 = है 10⁻15 एक्सपोनेंट 1000/t. तो हमें वो टेम्परेचर बताना है जो दोनों के लिए कॉमन होगा, मतलब ऐसा टेम्परेचर व्हेन K1 = K2. ठीक है. अब K1 K2 = सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसे एक्सपोनेंट से कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लॉग की टर्म्स में या ln की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो हम इसे क्या लिखते हैं, हम ln K1 = ln 10⁻16 -2000/t और इसे लिख देते हैं ln K2 = 10⁻15 -1000/t. इसे 10 बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा log K1 = log 10, क्योंकि log से ही वैल्यू सॉल्व होगी, -2000/2.303. ठीक है. क्योंकि वहाँ दोनों के साथ 2.303 था मल्टीप्लाई में, हमने पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया. ऐसे ही ये हो जाएगा. ठीक है. ये हो जाएगा log K2 = log 10⁻15 -1000/2.30t. अब वो कह रहा है कि K1 K2 शुड बी इक्वल, K1 K2 इक्वल होना चाहिए. ठीक है. इफ़ या वैन. ठीक है. जब K1 K2 इक्वल होने का मतलब क्या? अगर K1 K2 इक्वल हो तो ऑब्वियसली log K1, देयरफॉर log K1 इज़ आल्सो इक्वल टू log K2. दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी. ठीक है. अब दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? log 10⁻16 -2000/2.303 इक्वल टू log 10⁻15 -1000/2.303t. ठीक है.
अब इसकी वैल्यू ले लीजिए, तो पावर ये कैसे हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 2000 सॉरी 2000 अपॉन 2.303, और ये हो जाएगा 15 माइनस 1000 अपॉन 2.303। ठीक है, अब मुझे तो लगता है कि ये तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे किसी भी साइड में, इसे राइट साइड में ले जाइए, इसे लेफ्ट साइड में ले जाइए। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि 1 अपॉन ये आ जाएगा 1000 अपॉन, तो 1 इक्वल टू देयर फॉर टेम्परेचर इक्वल टू 1000 अपॉन 2.303, और ऑब्वियसली ये टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन स्केल में होता है, इसलिए केल्विन की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसा कर सकते हैं। ठीक, एक मेथड तो ये है। अब आप और भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको सिर्फ इसी तरीके से करना है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों K1 और K2 को इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट ही K1 K2 को इक्वल लिख सकते हैं। K1 K2 इक्वल हो जाएगा 10⁻16 और 10⁻15, और लिखने के बाद आप दोनों तरफ ln की फॉर्म में से लिख सकते हैं। उससे मतलब यही आ जाएगा, पहले K1 K2 इक्वल लिख लिया, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, इन वैल्यूज़ को हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, पहले ln की टर्म्स में और उसके बाद फिर लॉग की टर्म्स में। ठीक है, क्लियर। या इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन को K1 K2 इक्वल होने का मतलब क्या है, K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, तो K1 अपॉन K2 इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को डिवाइड भी कर सकते हैं। K1 अपॉन K2 इक्वल टू 10⁻16 अपॉन 10⁻15, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, एक्सपोनेंट पावर 2000 बाई टी, एक्सपोनेंट पावर 1000 बाई टी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, और उसके बाद अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये लेफ़्ट हैंड साइड तो 1 है, K1 बाई K2 तो 1 है ना, क्योंकि इक्वल है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 10। ठीक, और एक्सपोनेंट, तो ठीक है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो -2000 अपॉन टी, और ये हो जाएगा +1000 अपॉन टी। ठीक, अब उसके बाद ये वैल्यू आ गई, अब एक्सपोनेंट से किस में कन्वर्ट कर लीजिए, ln की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ln को फिर किस में कन्वर्ट कर लीजिए, लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इधर 1/10 हो जाएगा, 1/10 ln इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2000 अपॉन टी प्लस 1000 अपॉन टी। ठीक है, और इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे, लॉग 1/10, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे माइनस करके, इसे क्योंकि तो इसमें तो लॉग की उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये तो नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी, तो -1000 अपॉन 2.303। अब आप कहेंगे नेगेटिव आंसर, नहीं नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, क्योंकि log 1/10 क्या आएगा, -1 आएगा, तो -1 और -1000 बाई 2.303, देयरफॉर टेम्परेचर यही आएगा जो पहले था 1002.303 केल्विन। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मैथमेटिकली मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करिए, इस नहीं, आपको जो मेथड ठीक लगे, बस मैथमेटिक्स है, ध्यान रखिएगा, तो मैथमेटिकली आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ठीक, द हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सर्टेन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज़ 138 सेकेंड, यानी उसका हाफ लाइफ गिवन है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टू फॉल फ्रॉम 1.28 मिलीग्राम पर लीटर टू 0.04 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सर्टेन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन वर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसनट्रेशन, ये इसमें कुछ मुझे लगता है कि इन्होंने मिस कर दिया है कुछ, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टाइम क्या लिखेंगे, के इक्वल टू क्या होगा, के होगा 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी 0.693 अपॉन 138 सेकेंड। ठीक है, इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम, टाइम तो हमें सोल्व करना है।
लॉग। अब देखिए मिलीग्राम है, मिलीग्राम पर लीटर है, यानी कि एक तरह से क्या दिया हुआ है ये ग्राम पर लीटर या मिलीग्राम पर लीटर। अब मान लो मैं इसे मोलर मास से डिवाइड करता हूँ, तो मोलर मास यहाँ भी डिवाइड होगा और मोलर मास यहाँ भी डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब हम इसे सीधा 1.28 अपॉन 0.04 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का क्या है, यूनिट सेम है। अगर यूनिट को मैं किसी और यूनिट में कन्वर्ट करूँगा तब भी दोनों को इक्वल यानी सेम वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड कर देते हैं, 3 और 2 32, तो log 32 की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, log 32 अप्रोक्स कितना होगा 1 पॉइंट और 3 की वैल्यू होती है 0.47, अप्रोक्स 0.5 के आसपास होगा। ठीक है, अप्रोक्स 0.5 मतलब 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर अब हमें क्या सोल्व करना, टाइम को 2.303 इंटू 1.5 अप्रोक्स मान लिया मैंने, आप देख लेना एक बार। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय 138 सेकेंड और डिवाइड बाय 0.693। ठीक है, चलिए अब इसे 3 डेसिमल यहाँ पर ये चले जाते हैं। ठीक है, और एक हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, और अब इसे देख लेते हैं, 8 पंजे 40 और 5 दिया 15 और 4 19, 5 कम 5 और 1 6, 690 सेकेंड्स। ठीक है, तो यानी 690 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाए। तो log 32 की वैल्यू देखिए, अगर वैसे तो एग्ज़ाम में log की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में कहीं भी log की वैल्यू नहीं है। ठीक, एक इन्होंने ये गलती की है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपको ऐसा ही कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही होगा, ये मान के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि उसी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर log की वैल्यू नहीं है, जैसे हमें पता है log 3 की वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू होती है 0.47 और ये 32 है, यानी log 0.47 से थोड़ी सी ज़्यादा आने वाली वैल्यू है। 0.47 भी अगर आप इसमें कंसिडर करेंगे, 0.47 भी कंसिडर करेंगे, तब भी आपका आंसर 600 से अबव ही आएगा, 600 अबव ही आंसर आएगा। तो 600 अबव आने का मतलब है कि एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर अगर आपको वैल्यू 32 की याद नहीं है तो ठीक है, लेकिन वैसे थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, मैं बता रहा हूँ। log 3 होता है 0.47, तो 32 की वैल्यू उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी कि 0.5। तो और दो वैल्यू एग्जैक्टली 32 है तो 1.5 इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द रिएक्टेंट ए फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट। कोई रिएक्टेंट ए है, 2 प्रोडक्ट बनाता है, बी भी बनाता है और सी भी बनाता है, लेकिन दोनों का अलग अलग रेट से बनाता है, K1 K2। और K1 की इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है। अब वो कहता है कि इफ़ द EA2 इक्वल टू 2EA1, यानी कि EA2 की वैल्यू 2EA1 है, देन K1 K2 आर रिलेटेड। तो K1 K2 किस तरह से रिलेटेड है? ठीक है, ये हमें देखना है कि उनका एक दूसरे के साथ में रिलेशन क्या होगा। तो K1 का रेट कांस्टेंट का और एक्टिवेशन एनर्जी का कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, लिखवाया हुआ है आपको, क्या लिखवाया हुआ है आपको? K इक्वल टू AE⁻⁴ ये लिखा हुआ है आपने। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें सॉल्व करना है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार K1 के लिए लिखेंगे, K1 इक्वल टू A, क्योंकि A अरेनियस कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, वो विद इन द इसमें कहीं वो नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा। E⁻⁻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 ⁻
एक्सपोनेंट EA2 बाई आर। टेम्परेचर दोनों के लिए सेम लिखा हुआ है क्योंकि टेम्परेचर एक ही है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट K1 और K2 को रिलेटेड करना है, तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा K1 अपॉन K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा, मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ए रिमेन्स कांस्टेंट, ए रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। हमने मान लिया कि वो ए कांस्टेंट है। अब एक्सपोनेंट EA1 बाई RT अपॉन, अब
एक्सपोनेंट नेगेटिव, मैं इसे EA2 नहीं लिखता हूँ। क्यों नहीं लिखता हूँ? EA2 की जगह मैं लिख देता हूँ 2EA1, 2EA1/RT। क्यों? क्योंकि EA2 इक्वल टू 2EA1 गिवन है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा K1/K2, और ये नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव में फॉर्म में चला जाएगा, यानी EA1/RT प्लस 2EA1/RT। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक, तो सॉल्व करने के बाद में आपको ये दोनों का डिफरेंस, ये पॉजिटिव का 2 है और ये 2 तो दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा ना, 2 तो दोनों के साथ 2EA/RT, तो इसमें आप EA1/RT को कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा देयरफॉर K1/K2 इक्वल टू एक्सपोनेंट पॉजिटिव EA1/RT, देयरफॉर K1 इक्वल टू K2 एक्सपोनेंट EA1/RT, यानी कि आंसर क्या आ गया, फोर्थ आंसर आ गया। ठीक है, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल और कुछ नहीं है, जैसा जैसा उसने कहा है वैसा हम करेंगे, लिखेंगे, इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, उसके बेस पर सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड के वर्क सॉल्वेंट है, CCl4 लिखा हुआ है, वाज फॉलोड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व, एक O2 गैस रिलीज होती है, उसके बेस पर ऑब्जर्व किया गया। मैंने कहा था आपको किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के बेस पर या इवॉल्व प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के बेस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के बेस से रिएक्टेंट की वैल्यू आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ O2 गैस का मैक्सिमम वॉल्यूम ऑब्टेन्ड वाज 100 सेंटीमीटर क्यूब। मैक्सिमम वॉल्यूम कह रहा है कि इसका कितना रिलीज हो सकता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, 100 सेंटीमीटर क्यूब इन 500 मिनट के 98 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द O2 वर रिवॉल्व। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यानी कि इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इन मिनट्स फॉर द डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। ठीक है, तो N2O5 को हमें सोल्व करना है। ठीक, तो N2O5 को सोल्व, फर्स्ट ऑर्डर उसने सीधा सीधा कह दिया, तो हम इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। CCl4 को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इट इज सॉल्वेंट। ठीक है, ये डिजोल्व है इसलिए इसने लिखा हुआ है, और O2 गैस है। ठीक, चलिए इसे मान लेते हैं इनिशियली ये A है, ये 0 0 होगा, किस टाइम पर, टाइम 0। अब ये क्या होगा, A - x, ये होगा x, लेकिन ये होगा x/2, इट इज़ x/2। ठीक है, ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है कौन सा, 500 मिनट वाला, 500 मिनट्स। ठीक है, ये 500 मिनट का टाइम है। अब इसके बाद एक और टाइम होगा, इनफाइनाइट टाइम, यानी कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन मतलब 0। ठीक है, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा A/2। ठीक है, क्लियर, ये हमारे पास इन्फॉर्म। ऐसा क्यों लिखा, इनफाइनाइट क्यों लिखा, देखो ध्यान से देखो, उसने क्वेश्चन में कहा है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ O2। अब मैक्सिमम वॉल्यूम O2 का कब हो सकता है, अब O2 किस पर डिपेंड करेगा, N2O5 के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, व्हेन द N2O5 बिकम 0। इससे ज़्यादा मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप N2O5 से ही तो O2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, और N2O5 ज़्यादा से कितना यूज़ हो सकता है, जितना वो प्रेजेंट है सारा यूज़ होगा, सारा यूज़ होना मतलब 0, इससे नेगेटिव में तो नहीं जा सकता ना इसका मास, यानी जब ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू A/2 हो जाएगी ऑक्सीजन की। बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें कोई बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑलरेडी बैलेंस है, A/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब है कि A/2 अकॉर्डिंग टू द डेटा क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो A क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो A की वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम सर A को क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हम इन्हें क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का K इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन टाइम। ठीक है, लॉग A अपॉन A - x। ठीक है, तो हमें रेट कांस्टेंट बताना है उसका, तो A रिएक्टेंट की टर्म्स में, A - x, तो एक्चुअल में रिएक्टेंट डायरेक्टली गिवन नहीं है, रिएक्टेंट की वैल्यू प्रोडक्ट की टर्म्स में गिवन है, यानी O2 के रेस्पेक्ट में गिवन है, तो O2 की हेल्प से हमें N2O5 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं 2.303 कितना टाइम है, 500। ठीक है, लॉग A तो हमने सॉल्व कर लिया 200 सेंटीमीटर क्यूब,
और वॉल्यूम यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें एक्स भी सॉल्व करना है, तो ठीक है एक्स भी सॉल्व कर लेते हैं। उसने कहा है कि 500 मिनट पर 90 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी x/2 इक्वल टू है 90 सेंटीमीटर क्यूब। देयर फॉर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देयर फॉर a माइनस एक्स कितना हुआ, 200 माइनस 180 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट, 200 log 10 की वैल्यू 1 होती है, यानी 2.303 अपॉन 500 इंटू 1। ठीक, यानी कि आंसर क्या आ गया, आंसर ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोडक्ट के बेस पर एक्चुअल में रिएक्टेंट को सॉल्व करना था। के को सॉल्व करने के लिए हमें ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमें चाहिए। कंसंट्रेशन या वॉल्यूम क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कि अगर मैं कैलकुलेशन सब एसटीपी वगैरह वो सब भी कंसीडर करूं तब भी वही आएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू भी डिवाइड होगी या मल्टीप्लाई होगी 22.4 से, और ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी 22.4, यानी कि जो कांस्टेंट्स होंगे वो दोनों के लिए सेम हो रहे हैं। रेशो में उन कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई अगर मोलर मास मतलब वॉल्यूम से डिवाइड होना है, मतलब सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड होना है, तो आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे हमने किया। हमने वॉल्यूम को डायरेक्ट, क्योंकि आप ऐसे भी कह सकते हो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉन्स्टेंट, देयरफॉर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो वॉल्यूम जितना है उतनी हमने मोल्स मान लिए हैं, तो डायरेक्ट हमने उसे पुट कर दिया उसके प्लेस पर। क्यों, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट्स आएंगे वो सब वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। इसके ये क्वेश्चन क्या कहता है, द रिएक्शन, एक रिएक्शन है CH3CH2NO2 प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ये OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन है। अब ऑब्वियसली ये बेस है तो यहाँ से एसिडिक एच है, एसिडिक एच रिलीज़ करेगा, एनायन बनेगा और प्लस वाटर का लॉस हो जाएगा, होना ही है वो तो। और कह रहा है ओबेज द रेट लॉ फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस। आपको बताया था जब दो में से कोई एक का अमाउंट बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो जाता है तो वो सेकंड ऑर्डर के प्लेस पर क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है, और उसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी अब रेट OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। रेट किस पर डिपेंड करेगा, रेट केवल इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर। आगे कहता है इफ़ द 1% ऑफ द नाइट्रोइथेन 1% of the nitroethane undergoes in reaction in half a minute when the reactant concentration is 0.02 m, what is the pseudo first order rate constant। ठीक है, pseudo first order rate constant है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, क्यों फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, क्योंकि रेट किसे फॉलो कर रहा है, के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इंटू CH3 CH2 NO2 पावर 1 OH नेगेटिव पावर 0, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, क्योंकि इसका इतना लार्ज अमाउंट है कि इससे रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के हमें सॉल्व करना है, रेट कांस्टेंट, तो ठीक है के की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक, के इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टी कंसंट्रेशन, यही तो लिखना है, इनिशियल और टाइम टी कंसंट्रेशन। ठीक है, देयरफॉर के इक्वल टू 2.303। अब टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में टाइम गिवन है 1/2 मिनट, तो हमारे पास था k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम टी कंसंट्रेशन, k इक्वल टू 2.303 हाफ मिनट। ठीक है, हाफ मिनट क्यों, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो किसकी टर्म्स में है, वो मिनट्स में है। देखिए यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, हाफ ए मिनट लिखा हुआ है और उसके बाद मिनट में ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, मिनट ही यूज़ किया। ठीक है, हाफ मिनट, 2 ऊपर चला जाएगा वो तो आपको क्लियर है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लॉग। अब वो कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जितना भी है उसका 1%। अब देखिए 0.02 लें या कुछ भी लें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो इसका 1% कंज्यूम हो गया, 1% कंज्यूम हो गया तो बचा कितना, 99% बचा। अब आप कहेंगे नहीं सर उसमें तो कंसंट्रेशन गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन इतना गिवन है। ठीक है,
ए नॉट के इक्वल, ठीक है। तो अब ए टी कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रिमेनिंग यानी कि टाइम टी पर कितना बचेगा, जो इसमें से 1%, तो 0.021%, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁵, तो क्या हो गया ए टी इक्वल टू कितना हुआ 2 इंटू 10⁻⁻3, जो हमारे पास इनिशियल था माइनस जो यूज़ हुआ, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.98 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है 1.98, ठीक। और अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, मैं इसके प्लेस पर इसे लिख देता हूँ, तो ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 1.98 इंटू 10⁻⁻3, कैंसिल आउट, वो हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 198, ठीक है। 200 डिवाइड बाई 198, 2 से डिवाइड करेंगे ये 100 और 2 से डिवाइड करेंगे 99, तो 100/99 ही आना है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज 1% लिख दिया है, और जब परसेंटेज लिख देते हैं तो इनिशियल अमाउंट कुछ भी रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, XYZ कुछ भी अमाउंट रखिए, हर बार 100/99 ही आने वाला है। कुछ आप 0.02 के प्लेस पर कोई और अमाउंट लिख लो, आप 50 लिख लो, तो 50 अगर कुछ लिखोगे तो यहाँ पर 50M होगा, तब भी आंसर 100/99 ही आएगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज उसके लिए क्या रहेगा, उसी रेशो में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इनिशियल अमाउंट कुछ भी रखो, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, k इक्वल टू 2.303, 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा log 100 माइनस log 99, ठीक है 2.303 इंटू 2, ठीक है, इंटू log 100 क्या होता है 2 माइनस 1.99, 99 होता है 1.99, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.303 2 इंटू 0.01, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्स आएगा 0.046 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। ऑप्शंस में मिनट इनवर्स, ऑप्शंस में या तो 0.04 लिखा है या 0.05 लिखा है, तो हम चूज़ करेंगे 0.05 बिकॉज इट इज़ मोर क्लोजर टू द 0.05 दैन दैट ऑफ द 0.04। तो ये 0.04 के क्लोज नहीं है, इट इज़ क्लोजर टू द 0.05, तो आंसर 0.05 पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। देख लेना एक बार आप ट्राई करके। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या पूछा गया है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 सॉरी, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। H2O2 का डिकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ए सॉल्यूशन ऑफ H2O2 लेवल्ड एज 16.8 V, यानी कि उसे 16.8 वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, वाज लेफ्ट ओपन, वो गलती से ओपन रह गया। अब ओपन होगा, आपको पता ही है H2O2 लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ड्यू टू दिस सम H2O2 डिकम्पोज, वो हो गया डिकम्पोज, वाटर में और O2 में कन्वर्ट हो गया। टू डिटरमाइन द न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अब नई वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें पता करनी है, उसके लिए क्या किया गया, कितने टाइम के बाद 2.30, हमें टाइम स्पेंड हो गया 2.303 आवर्स, इतने टाइम के बाद, इतने आवर्स के बाद में हमें उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना है। 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, उसका 20 ml लिया सॉल्यूशन का, ठीक है, उसे डाइल्यूट कर लिया 100 ml, 20 ml को किस में कन्वर्ट कर लिया है, डाइल्यूटेड करके उसे क्या कर दिया है, डाइल्यूटेड टू 100 ml, 100 ml में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक। 100 ml, 100 ml में से 25 ml ऑफ दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन वाज टाइट्रेटेड, यानी 100 ml में से 25 ml को डाइल्यूट किया, मतलब डाइल्यूटेड में से लिया और टाइट्रेटेड किया अगेंस्ट 37.5 ml ऑफ 0.02 m KMnO4 सॉल्यूशन अंडर द एसिडिक कंडीशन। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो हमें क्या सॉल्व करना होगा, के सॉल्व करना होगा, ठीक है। के की ही बात कर रहा है, के इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन टी लॉग, ठीक। और इनिशियल, अब आप इसे किसी भी टर्म्स में कह सकते हैं, आप मोलरिटी की टर्म्स में ले सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की टर्म, मैंने कहा ना वो दोनों की यूनिट अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे आप कुछ भी लिखो, तो हम इसे मोलरिटी की टर्म्स में ले लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल मोलरिटी, बात वही है, कंसनट्रेशन मतलब मोलरिटी, और टाइम टी, ठीक, ऑफ H2O2, ठीक है। चलिए तो अब हम लिख देते हैं देयरफॉर के इक्वल टू 2.3, टाइम कितना है 2.303, यानी ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो सीधा सीधा आंसर इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, A0 अपॉन AT, इसी पर डिपेंड करता है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलिए पहले A0 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। A0 इक्वल टू मोलरिटी, ठीक है,
इनिशियल मोलैरिटी, इनिशियल आई लिख देता हूँ मैं, इनिशियल मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है देयर फॉर मोलैरिटी इक्वल टू कितना होगा 16.8 11.2, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 5 या 15 और 5.2, ठीक है, और 5 10 5.6, 5 या 15 6 या 18 5.6 और 2 3/2 यानी 1.5। तो 1.5 इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन है 1.5 m, ये है, यानी कि A0 तो हमें मिल गया, ठीक। अब हमें AT चाहिए। अब AT को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइट्रेशन पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि एक टाइट्रेशन क्या। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 25 ml ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया, यानी उसने डाइल्यूट करके 100 ml तो बना लिया, लेकिन 100 ml को सारे को यूज़ नहीं किया। उस 100 ml में से केवल कितना यूज़ किया 25 ml, ठीक। इसका मतलब है 25 ml में जो मोलैरिटी है वही मोलैरिटी 100 ml की भी होगी। क्यों? क्योंकि लार्ज सॉल्यूशन से उसका स्मॉल पार्ट लेने से मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। डाइल्यूट करने से चेंज आता है, लेकिन लार्ज सॉल्यूशन में से स्मॉल सॉल्यूशन का कुछ पार्ट लेने पर या उस सॉल्यूशन का कुछ पार्ट लेने से मोलैरिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोलैरिटी ऑफ H2O2 solution present in 25 ml and 100 ml solution remains same। यानी दोनों की मोलैरिटी, हमने 25 वाले को सॉल्व कर लिया तो किसकी आ जाएगी 100 ml की वो मोलैरिटी आ जाएगी। अब 25 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ KMnO4। चलिए तो लिखते हैं। अब मोलैरिटी हमें सोल्व करना है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी इसकी गिवन है एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ठीक। चलिए तो H2O2 की मोलैरिटी m, और जब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो इसका एन फैक्टर 2 होता है। किसी भी रेड एसिडिक क्या H2O2 जब रेडॉक्स में पार्टिसिपेट करता है तो वो या तो ऑक्सीजन बनाएगा तब भी एन फैक्टर 2 होगा, या वाटर बनाएगा एन फैक्टर 2 होगा। और वॉल्यूम कितना है 25 इंटू 10⁻⁻3, इसकी मोलैरिटी 0.02, ठीक है। एन फैक्टर कितना है इसका 5। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर 5 होता है, और वॉल्यूम कितना है 37.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इतना है। चलिए अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो इमेज अभी m को सॉल्व करना है। देयर फॉर m इक्वल टू 0.02 इंटू 5 37, क्योंकि 10⁻³ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 25, ठीक। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक, और ये डेसिमल ये हो गया 1000, ठीक। 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 5, और 5 से यहाँ से कितना आएगा 7, और 35 2 25 5, और ये हो गया 7.5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। क्योंकि 1000 ऊपर जाकर नेगेटिव पावर में हो जाएगा तो 7.5 इंटू 10⁻²। तो ये है मोलैरिटी 100 ml में, ठीक है। ये 100 इन 25 ml एज वेल एज इन 100 ml, दोनों में मोलैरिटी है। बट there was a change in molarity
ड्यूरिंग डाइल्यूशन, जब डाइल्यूट किया है तब मोलरिटी में चेंज है, ठीक है। और मोलरिटी के चिन्ह कैसे सॉल्व करते हैं हम, M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 पता नहीं है हमें, वॉल्यूम 20, इनिशियल वॉल्यूम 20 था ना, लैंग्वेज देखिएगा 20 लिखा होगा, 20 ml को डाइल्यूट किया 100 ml में। फाइनल मोलरिटी क्या है, 7.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू, और फाइनल वॉल्यूम कितना है 100 ml, 100 ml, क्योंकि 20 ml को डाइल्यूट करके 100 ml बनाया है। और मैंने लिख भी दिया है मोलैरिटी का चेंज आता है ड्यूरिंग द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जब भी करोगे, पढ़ा होगा आपने, M1V1 इक्वल टू M2V2 से सॉल्व करते हैं, यानी कि वॉल्यूम में जब भी चेंज होगा, ठीक है, मिक्स करेंगे कुछ भी, ठीक है, डाइल्यूट करो या कुछ भी मिक्स करो तो मोलैरिटी में चेंज आता है। देयरफॉर मोलैरिटी, ठीक है, ये मोलैरिटी एक तरह से क्या है, M1 या M फाइनल मोलैरिटी है,